वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के 8th लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है फ़ेल हाल मुतलिक। ये फर्स्ट टेंस है जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जा सकता है। और इसकी अगर हम उर्दू में पहचान देखें तो इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है और ते हैं वग़ैरह जैसे अल्फाज आते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ वग़ैरह। उसके बाद अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का तरीका देखें तो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सादा फ़िक्रात का तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। उसके बाद वर्ब आता है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल को ट्रांसलेट किया जाता है। ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल का मतलब है जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब यानी फ़ेल यानी काम और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाए। ये इसके सादा फ़िक्रात का तरीका है यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का तरीका है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने का जिक्र किया जाए। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैं जाता हूँ, यानी उर्दू फ़िक्रा के एंड पर ता हूँ आ रहा है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसे सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा यानी काम करने वाले को। इस फ़िक्रे में काम करने वाला है मैं का मतलब है आई। सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, उसके बाद वर्ब को ट्रांसलेट करेंगे। वर्ब है जाना, यानी मैं जाता हूँ, तो जाना यहाँ पर काम है इसलिए इसको ट्रांसलेट किया जाएगा और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जाना की इंग्लिश है गो, तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी आई गो, यानी मैं जाता हूँ। नेक्स्ट है मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें सबसे पहले ता हूँ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा। सब्जेक्ट है मैं, तो इसका मतलब है आई। उसके बाद वर्ब को देखा जाएगा। वर्ब है जाना, तो इसकी ट्रांसलेशन है गो, यानी फ़र्स्ट फॉर्म वर्ब की है गो, आई गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हुआ है यानी मफ़ऊल, वो है स्कूल, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यानी सब्जेक्ट हो गया आई यानी मैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हो गई गो और ऑब्जेक्ट हुआ स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हम पानी पीते हैं, तो इसमें ते है आ रहा है। इस तरह से ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल यानी काम करने वाला है हम की ट्रांसलेशन है वी। उसके बाद वर्ब है पीना, पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, वी ड्रिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल यानी जिस पर काम किया जाए वो है वाटर यानी पानी, हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है वो मौसीकी सुनते हैं। इस सेंटेंस के एंड पर ते है आ रहा है, इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है वो। अब वो के लिए ही, शी, इट और दे, ये चारों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़्यादा लोग हैं, एंड पर हैं आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए हम दे इस्तेमाल करेंगे, दे। उसके बाद सुनना, वर्ब है यानी काम है सुनना, तो सुनने की इंग्लिश है लिसन, दे लिसन। अब वो किस चीज़ को सुनते हैं, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल क्या है, वो है म्यूज़िक, तो इस तरह से हुआ वो मौसीकी सुनते हैं, दे लिसन म्यूज़िक। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला और एग्जांपल्स देखने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस टेंस के क्या इस्तेमाल हैं। यानी अगर हमने इंग्लिश लिखनी हो या इंग्लिश स्पीकिंग करनी हो, इंग्लिश बोलनी हो, तो इसके लिए हमें कहाँ कहाँ ये टेंस फ़ायदा देगा। तो इसका फ़र्स्ट यूज़ है रूटीन, यानी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, जो भी हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है, उसे बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर हमने रूटीन बतानी हो,
अपनी या किसी दूसरे की रूटीन बतानी हो, जैसा कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इस तरह से ये अपनी रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसका दूसरा यूज़ है अपनी हैबिट्स बयान करने के लिए, यानी अपनी या किसी दूसरे की आदतों को बयान करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल होता है, जैसा कि वो हमेशा सच बोलता है, वो दूसरों की मदद करता है। उसके बाद इसका थर्ड यूज़ है अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को बयान करना, यानी जो हमारी पसंद की चीज़ें हैं और जो हमारी नापसंदीदा चीज़ें हैं उन्हें बयान करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। उसके बाद रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, यानी जितने भी हमारे मजहबी फ़राइज़ हैं, हमारे मज़हब के जितने भी काम हैं, उन्हें बयान करने के लिए भी इस टेंस का सहारा लिया जाता है। उसके बाद कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी जो हमारी माशरती रवायात हैं और हमारे रसूम व रवाज हैं, उन्हें भी इसी टेंस में बयान किया जाता है। इसके बाद जो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी वो कायनाती हक़ाइक़ जिनको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, उनके लिए भी इसी टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हमने कोटेशन बयान करने हों, यानी किसी के हवाला जात देने हों, किसी की कही हुई बात को बयान करना हो, तो उसके लिए भी यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद साइंटिफिक स्टेटमेंट्स भी इसी टेंस में बयान की जाती हैं, और जो हमारे स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं, हमारी काम करने की सलाहियतों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इसके दीगर बहुत से इस्तेमालात हैं, जिनमें से चंद एक का हमने जिक्र किया। अब हम वन बाय वन इन तमाम यूजेस को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस टेंस के तमाम यूजेस को डिटेल में समझने से पहले एक बात को जहन में रखें कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पर, यानी काम करने वाले के तौर पर, यानी फ़िक्रे के शुरू में थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, यानी ही, शी या इट आ जाए, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। यानी अगर हमने लिखना हो मैं जाता हूँ तो हम कहेंगे आई गो, लेकिन अगर हमने कहना हो वो जाता है तो ये वो आ गया, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, तो इसके साथ हम गो नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस का इजाफ़ा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे, तो ये बनेगा ही गोज़। इसी तरीके से वो जाती है, शी गोज़। तुम खेलते हो तो वो आएगा यू प्ले, लेकिन अगर कहना हो कि वो खेलता है तो वो होगा ही प्लेज़। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पर, यानी फ़िक्रे के शुरू में, यानी काम करने वाला जो फ़ाइल है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी या इट हो, तो तब हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। हम आते हैं इस टेंस के यूजेस की डिटेल की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूटीन। रूटीन का मतलब है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपनी या किसी दूसरे के दिन भर के कामों की मसरूफियात का ज़िक्र करना। जैसा कि सबसे पहला सेंटेंस है वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता है, तो इसमें अब सबसे पहले तो सेंटेंस के एंड पे ता है आ रहा है, तो इससे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले वो के लिए ही, शी, इट और दे, ये चारों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के एंड पे आ रहा है करता है। इसका मतलब है किसी एक लड़के की बात हो रही है, किसी एक मेल मेंबर की बात हो रही है, तो इसलिए वो का मतलब होगा ही। अब चूँकि ही आ गया, ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके बाद हम वर्ब देखते हैं। वर्ब है तलावत करना। तलावत करने की इंग्लिश होती है रिसाइट। अब चूँकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, यानी ही आ रहा है, तो इसलिए हम ही रिसाइट्स लिखेंगे, ही रिसाइट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यानी मफूल क्या है, वो है कुरान पाक। ही रिसाइट्स द होली कुरान। एंड पर देखेंगे क्या आ रहा है, रोज़ाना, यानी डेली। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता है, ही रिसाइट्स द होली कुरान डेली। नेक्स्ट है वो पैदल स्कूल जाते हैं, यानी पैदल स्कूल जाना उनकी रूटीन है, तो इसलिए अब चूँकि ज़्यादा लोग जाते हैं तो इसलिए हम वो की ट्रांसलेशन करेंगे दे। उसके बाद वर्ब है जाना, तो दे गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल, दे गो टू स्कूल। पैदल जाने की इंग्लिश है ऑन फुट। वो पैदल स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट है वो दोपहर को ताश खेलते हैं, दे प्ले एट कार्ड्स एट नून।
नेक्स्ट है कि अगर हमने हैबिट्स का ज़िक्र करना हो यानी अपनी या किसी दूसरे की आदत का ज़िक्र करना हो तो इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वो हमेशा सच बोलती है यानी सच बोलना उसकी एक आदत है, तो इसका ट्रांसलेशन होगी अब वो बोलती है, लड़की ही गए तो इसलिए हम यहाँ पर शी इस्तेमाल करेंगे। शी हमेशा की इंग्लिश है ऑलवेज़, शी ऑलवेज़। उसके बाद बोलना, बोलने की इंग्लिश है स्पीक, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो शी है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी स्पीक के साथ एस का इजाफा करेंगे। शी ऑलवेज़ स्पीक्स, क्या करती है, सच बोलती है, सच की इंग्लिश है ट्रूथ। शी ऑलवेज़ स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है यानी शी ऑलवेज़ स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट है वो झूठ बोलता है, ही टेल्स आ लाई। नेक्स्ट है आप तरह तरह की या मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं, यू रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। उसके बाद अगर हमने लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बताना हो यानी अपनी या किसी दूसरे की पसंद या नापसंद का जिक्र करना हो कि हमें ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मुझे आम खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट मैंगोज़। उसके बाद है मैं ठंडा पानी पीता हूँ यानी मुझे ठंडा पानी पीना पसंद है, तो इसका मतलब हुआ आई ड्रिंक कोल्ड वाटर। उसके बाद है वो चाय पर कॉफ़ी को तरजीह देती है यानी अब उसकी पसंद में क्या चीज़ है, कॉफ़ी, वो चाय की बजाय कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करती है, तो इसका होगा शी यानी वो। अब तरजीह देने को कहते हैं प्रेफर, यहाँ पर चूँकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है इसलिए प्रेफर के साथ एस का इजाफा करेंगे। शी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी यानी वो चाय पर कॉफ़ी को तरजीह देती है, शी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट है कि अगर हमने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस का जिक्र करना हो यानी अपने मजहबी रसूमात या मजहबी फ़राइज़ का जिक्र करना हो तो तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसा कि मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं, द मुस्लिम्स से प्रेयर्स 5 टाइम्स आ डे। नेक्स्ट है हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, द हिंदूज़ वर्शिप इन द टेम्पल। नेक्स्ट है ईसाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी जो हमारी माशरती रसूम व रवाज या माशरती इक़दार हैं उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसा कि हम अपने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं यानी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं, तो इसका मतलब हुआ वी वेलकम आवर गेस्ट्स वार्मली। नेक्स्ट है हम पहली सालगिरह शान व शौकत से मनाते हैं, वी सेलिब्रेट द फर्स्ट बर्थडे विद पम्प एंड शो। पम्प एंड शो एक मुहावरा है, एक इडियम है। पम्प एंड शो का मतलब है कोई काम शान व शौकत से करना, पूरे जाहो हशम से करना। नेक्स्ट है कि अगर हमने यूनिवर्सल ट्रुथ का जिक्र करना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है ऐसी हकाइक, ऐसी सच्चाइयाँ, ऐसी हकीकतें जिनको पूरी दुनिया तस्लीम करती हो। जैसा कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है, अब हर कोई इस बात को मानता है कि सूरज मशरक़ ही से तुलू होता है, तो इसकी ट्रांसलेशन हुई द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। अब सूरज चूँकि एक है, वाहद है, तन्हा है और इसका प्रोनाउन इट बनता है, तो इसलिए यहाँ पर हम राइज के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे यानी ही इट के साथ भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। और अगर किसी सिंगुलर नाउन का जिक्र करना हो, किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो, तब भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो इसका मतलब हुआ सूरज मशरक़ से तुलू होता है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। यानी हमने यहाँ पर इस बात को भी देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही इट के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, और अगर किसी सिंगल नाउन का, किसी सिंगुलर नाउन का यानी वाहद एक नाउन का जिक्र करना हो तो तब भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट है ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब यहाँ पर ज़मीन भी चूँकि सिंगल है, एक है, इसलिए हमने रिवॉल्व के साथ एस का इजाफा किया, तो ये हुआ रिवॉल्व्स यानी द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन।
उसके बाद है कोटेशंस, यानी अगर हमने किसी शख्स के किसी बयान का हवाला देना हो तो उसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस इस्तेमाल होगा, जैसा कि द होली प्रॉफिट सीज, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो यहाँ पर हम, हालांकि हजूर इस्लाम ने किसी ज़माने में फ़रमाया था, लेकिन चूँकि किसी का भी कौल या किसी का भी बयान हमेशा ज़िंदा रहता है, इसलिए हम सेड नहीं कहेंगे बल्कि सीज़ कहेंगे, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब वो क्या फरमाते हैं? आई लीव बिहाइंड यू टू थिंग्स, मैं अपने पीछे तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, द कुरान एंड माई सुन्ना, इसमें एक तो मेरे कुरान पाक है और दूसरी मेरी सुन्नत है। एंड इफ़ यू फॉलो दीज, और अगर तुम इनकी पैरवी करोगे, यू विल नेवर गो अस्ट्रे, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। यानी किसी का भी कौल या कोई हदीस बयान करने के लिए पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शेक्सपियर सेज, यानी शेक्सपियर ने कहा। तो इसका मतलब है कि शेक्सपियर कहता है, यानी कोई भी शख्स जिसकी डेथ हो जाए लेकिन उसकी कही हुई बात हमेशा ज़िंदा रहती है, इसलिए हम कहेंगे शेक्सपियर सेज वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टेटमेंट्स, यानी जितने भी साइंसी बयानात हैं उन्हें भी इसी टेंस में बयान किया जाता है, जैसा कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है, वाटर कीप्स इट्स लेवल। अब यहाँ पर वाटर यानी पानी चूँकि सिंगल है, एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हमने कीप के साथ एस का इजाफा किया है। उसके बाद है लकड़ी पानी पर तैरती है, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि जानदार चीज़ का तैरना स्विम कहलाता है और बेजान चीज़ का तैरना फ्लोट कहलाता है। उसके बाद है कि स्किल्स एंड एबिलिटीज़, यानी अपनी महारत को, अपने स्किल को बयान करने के लिए, यानी वो काम जो हमें करने आते हैं उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं और इसमें हाउ टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं तैरना जानता हूँ या मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है, तो इसको हम करेंगे आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है वो सर्कस के लिए शेर को तरबियत देना जानता है, ही नोज़ हाउ टू ट्रेन अ लाइन फॉर सर्कस। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को ट्रांसलेट किया जाता है, यानी काम करने वाले को, उसके बाद डू या डज़ आता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और एंड पर ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आता है, यानी जिस पर काम किया जाए। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद बाज़ जगह पर डू और बाज़ जगह पर डज़ आता है, यानी डू कहाँ आएगा और डज़ कहाँ आएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी आई, वी, यू और दे, इनके साथ डू नॉट इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल नाउन हो यानी ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किया जाए तो तब भी हम डू ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डज़ सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी और इट के साथ आएगा, और अगर सिंगुलर नाउन यानी एक चीज़ का जिक्र हो, वाहिद नाउन का जिक्र हो, तो वहाँ पर डज़ आएगा। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते थे, तो वहाँ पर डू के साथ ई एस का इजाफा करके डू को डज़ में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक चीज़ के साथ डज़ आएगा और ज़्यादा चीज़ों के साथ और आई, वी, यू और दे के साथ डू इस्तेमाल होगा। अब हम इस बात को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैं गाना नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग आ सॉन्ग। गाय दूध नहीं देती। अब गाय यानी काओ, काओ यानी सिंगल नाउन की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है, वाहिद की बात हो रही है, तो इसलिए यूज़ होगा द काओ डज नॉट। उसके बाद देना यानी गिव और ऑब्जेक्ट है दूध यानी मिल्क। गाय दूध नहीं देती, द काओ डज नॉट गिव मिल्क। नेक्स्ट है परिंदे हवा में नहीं उड़ते, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। अब परिंदे चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर डू नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके बाद है वो फ़ीस अदा नहीं करता, यहाँ पर ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, ही डज़ नॉट पे द फ़ी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। ये ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाए, तो दीगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह इनमें भी हेल्पिंग वर्ब
फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, यानी डू और डज़ को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद बाकी तरतीब पॉजिटिव सेंटेंस वाली ही रहेगी, यानी सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि क्या आप हॉकी खेलते हैं, डू यू प्ले हॉकी। उसके बाद है क्या उस्ताद शरारती लड़कों को सजा देता है। अब चूँकि उस्ताद यानी टीचर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज़ इस्तेमाल करेंगे। एक और बात माइंड में रखें कि अगर हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डू के साथ ES को इस्तेमाल करके उसे डज़ बना चुके हैं, इसलिए SEIS का इस्तेमाल बार बार रिपीट नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस की जानिब, यानी क्या उस्ताद शरारती लड़कों को सज़ा देता है। डज़ द टीचर पनिश द नॉटी बॉयज़। क्या कुत्ते भिखारियों पर भौंकते हैं। डू द डॉग्स बार्क एट द बेगर्स। उसके बाद है क्या आप बैंक से रकम निकलवाते हैं। डू यू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक से रकम निकलवाने को विदड्रॉ करना कहते हैं और बैंक में रकम जमा करवाने को डिपॉजिट करना कहते हैं। एंड पर हम देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी एक ही फ़िक्रा जिसमें सवाल भी पूछा जाए और वो मनफी भी हो, यानी उसमें किसी चीज़ का इनकार भी किया जाए। तो इसको हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे कि फ़िक्रे के शुरू में डू या डज़ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद नहीं। डू यू नॉट लाइक टू फ्लाई काइट। उसके बाद अगर एंड पर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन देखना चाहें तो इसमें डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होगी डोंट और डज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होगी डजंट। यहाँ पर यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। दीगर तमाम ग्रामर से रिलेटेड लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।